हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल्स में। आज के सेशन में मैं बात करना चाहती हूँ DSSB एग्जामिनेशन के बारे में, जो कि 9 जनवरी से ऑनलाइन फॉर्म्स शुरू हो जाएंगे सबमिशन के लिए। तो इसमें इंग्लिश लिटरेचर से जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो हम लोग प्रिपेयर करेंगे वन बाय वन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग इंक्लूड करेंगे डे वाइज। क्लास 1, 2, 3, 4 ऐसे करके हम लोग 11 क्लासेस में ये जो इम्पोर्टेंट लैटिन अमेरिकन लिटरेचर है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए मैंने लिया है 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड। तो बिना किसी डिले के हम लोग चलते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड। एक्सप्लेनेशन से पहले मैं ये बता दूं कि जो भी एग्जामिनेशन में अपीयर करेंगे उनको ये पता होना चाहिए कि आपको कॉन्फिडेंट होकर ही आंसर्स लिखने हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी एडेड है। 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए जो भी पढ़े ध्यान से पढ़े, नोट्स बनाएं। जो भी नोट्स हम लोग दे रहे हैं उसको आप क्लिक करके अपने डिवाइस में सेव करके रख लीजिए। और अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ यू रिक्वायर PDF देन डू लेट अस नो। PDF भी हम लोग फ्री में अवेलेबल करते हैं। और आज की क्लास के लिए हम लोग चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो अबाउट द ऑथर। ऑथर का नाम है गैब्रिएल गार्सिया मार्किस। ओके, गैब्रिएल गार्सिया मार्किस इनका नाम है। ऑथर ऑथर का नाम है गैब्रिएल गार्सिया मार्किस। इनका जन्म हुआ था 6 मार्च 1927 और ये जन्मी थी कोलंबिया की एक छोटे से शहर में जिसका नाम था अराकाटाका। ओके, अराकाटाका। और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है आपको कैरेक्टर्स का नाम, प्लेसेस का नाम लेने में, लेकिन आपको लिख के याद रखना है, क्योंकि इसके सिवा ये जो नॉवल है वो आपको समझ में नहीं आएगी। और ये नॉवल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसकी वजह से आपको पूरे ध्यान से सुनना है कि ये नॉवल किसके बारे में है। मैं कोशिश करूँगी, मेरा नाम है रोशनी शाह, और मैं कोशिश करूँगी कि आपको ये नॉवल बहुत ही ईजिली समझ में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कोलंबियन नॉवलिस्ट हैं और 20th सेंचुरी में ये लिखा करते थे। उन्होंने क्रिएट किया था ब्लेंड ऑफ रियलिटी एंड फैंटेसी। इसकी वजह से वो बहुत ही फेमस हुए थे। जैसे ह्यूमन बीइंग का माइंड कैसे काम करता है, हम लोग ना टोटली रियलिटी में रहते हैं और ना ही इमेजिनरी वर्ल्ड में, ठीक है। क्योंकि कभी कभी हम लोग का इमेजिनेशन भी ज़रूरी, इमेजिन करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि हर किसी का रियलिटी परफेक्ट नहीं होता, रियल लाइफ परफेक्ट नहीं होता। तो थोड़े से मोटिवेशन हम लोग इमेजिनेशन से लेते हैं, ताकि वो इमेजिनेशन में जो भी है, हो सकता है कि हम लोग सुपर हीरो बनने की इच्छा रखते हैं। कुछ जो एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं, जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं हमारे सामने उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो वो मोटिवेशन भी ज़रूरी है, जो कि हम लोगों को इमेजिनरी वर्ल्ड से मिलता है जब रियलिटी हार्श हो। तो उनके गैब्रिएल के राइटिंग्स में हम लोगों को कॉम्बिनेशन ऑफ रियलिटी एंड फैंटेसी मिलता है, जो कि एक लाइफ जीने के लिए ज़रूरी होता है। कैप्चरिंग द एसेंस ऑफ लैटिन अमेरिकन कल्चर एंड हिस्ट्री। यहाँ पे मैं बता दूँ कि जब 20th सेंचुरी था तब जो भी इंसान थे वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में थे। ये इसलिए क्योंकि गरीबी थी, स्लेवरी था, पॉवर्टी था, ठीक है। और इसको क्लियर करने के लिए जो भी आते थे वो बेनिफिट लेके चले जाते थे, उनको एनस्लेव करके चले जाते थे, उनको दासत्व प्रदान करके चले जाते थे। और वो स्लेवरी जो है, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी 12 Years a Slave, उसमें दिखाया गया है कि कैसा कंडीशन था जो एनस्लेव्ड कंट्रीज़ थे या कंटिनेंट्स थे, ठीक है। तो ये सब देन है हमारे पास्ट का, और उससे उभरने के लिए हम लोगों को फैंटेसी की ज़रूरत पड़ी थी, इंसान को फैंटेसी की ज़रूरत पड़ी थी, जो कि गैब्रिएल गार्सिया मार्किस ने अपने नॉवल में इंट्रोड्यूस किया और वो लोगों को बहुत पसंद आया। अब इनको इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली ये भी जान लेते हैं। रेज्ड बाय हिज मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि मम्मी की ओर से जो भी उनके ग्रैंड पेरेंट्स थे, नाना नानी थे, वहाँ से उनको इंस्पिरेशन मिला, जो कि उनको कहानी सुनाया करते थे। और मैक्सिमम कहानियों में सुपरस्टिशन होता था, अंधविश्वास होता था, जैसे कि भूत प्रेत की बातें, टोना टोटका की बातें,
और एंजल की बातें, डेविल की बातें। ठीक है, रियल लाइफ में तो इंसान ही सभी हैं। अगर आपको हर सुख सुविधा मिल रहा है तो जो धरती है वही स्वर्ग है, अगर नहीं मिल रहा है तो यही नर्क है। ठीक है, क्योंकि हेल एंड हेवन किसी ने देखा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ग्रैंड पेरेंट्स जो भी सुपरस्टिशियस कैरेक्टर्स थे, जो भी उनके दिमाग में आते हैं, वो गैब्रियल को सुनाया करते थे। तो वहीं से इंस्पायर होके उन्होंने मैजिकल रियलिस्टिक राइटिंग शुरू कर दिया। मैजिकल इसलिए क्योंकि हर चीज़ को सॉल्व करने के लिए जो सॉल्यूशन था वो इमेजिनरी वर्ल्ड में मिलता था सुपरस्टिशियस पावर के थ्रू। तो ये सब लोगों को अच्छा लगा क्योंकि वो रियलिटी से परेशान हो चुके थे। गार्सिया मार्केज began his career as a journalist looking for various newspapers in Colombia and abroad. उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत एक जर्नलिस्ट होने से शुरू की और इंटरनेशनल फेम भी उनको मिला। और ये बुक जो कि हम लोग आज एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, 100 Years of Solitude, जो कि पब्लिश किया गया था 1967 में, इसकी वजह से उनको फेम मिला, वो फेमस हुए। ठीक है, तो सॉलिट्यूड का मतलब क्या है मैं बता दूं। सॉलिट्यूड का मतलब है अकेलापन। और 20th सेंचुरी हो या उससे पहले हो या फिर आज के डेट में भी सॉलिट्यूड से लोग परेशान हैं। लोगों के पास सब कुछ है, पैसा है, घर है, बिल्डिंग है, लेकिन उनको समझने वाले लोग कम है क्योंकि हर कोई पैसों के पीछे भाग रहा है। तो वो ये प्रॉब्लम जो था अकेलेपन का, वो पहले भी था, आज भी है। और धीरे धीरे डिफरेंट प्लेटफॉर्म की वजह से हम लोग सोशल मीडिया की वजह से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। वो एक अच्छी भी बात है। ठीक है, एक अचीवमेंट भी है टेक्नोलॉजी का, लेकिन इसको अच्छे से यूज़ करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नॉवल में। नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, गार्सिया मार्कीज़ को नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है लिटरेचर के लिए। और कब मिला था इनको, आप नोट कर लीजिए, 1982। और ये जो नॉवल था वो यही नॉवल था जो हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, और उसके सिवा 100 Years of Solitude के सिवा उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे जिनका टाइटल यहाँ पे दिया गया है। लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा, क्रॉनिकल्स ऑफ अ डेथ foretold, the autumn of the patriarch, he passed away on April 17th 2014 in Mexico City। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखने हैं क्योंकि ये मोस्ट एमिनेंट वर्क है गैब्रियल गार्सिया मार्केज का, और उनका डेथ हुआ था अप्रैल 17 में। आजकल के एग्जामिनेशंस में डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ हार्डली पूछा जाता है, यानी कि कम पूछा जाता है। और किस पे फोकस किया जाता है, उनके नोबेल प्राइज़ पे, उनको क्यों और किस लिए प्राइजेस मिले और कौन से ईयर में। तो आपको प्लीज़ याद करना है कि 1982 में उनको 100 Years of Solitude के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। और पोएटिक उनका जो एक यूनिकनेस है वो क्या था, मैजिकल रियलिज़म। प्लीज़ आप भूलिएगा नहीं, मैजिकल रियलिज़म, ये आप माइंड में रख लीजिए। मैजिकल रियलिज़म मैजिकल से आप पता कर लेंगे मैजिक, पावर ऑफ डेविल, पावर ऑफ एंजल, पावर ऑफ सुपरस्टिशियस क्रीचर्स एक्सेट्रा। तो ये आपको कहानियों से ही मिलता है, ये आप दिमाग में रखिए जो कि इन्होंने। चलिए नॉवल को शुरू करते हैं। जब हम लोग बैकग्राउंड देखते हैं इस नॉवल का तो पाते हैं कि ये पब्लिश किया गया था 1969 में। और जैसा कि मैंने कहा कि लोग बहुत परेशान थे रियलिटी लाइफ से, स्पेशली इकोनॉमिकल क्राइसिस जो हुआ था पूरी दुनिया में, इसकी वजह से लोगों को खाने का और पावर हंग्री पीपल थे, कॉलोनाइज कर कर के उन लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट किया, उसके बाद में मैनुअल पावर को एनस्लेव किया, उसका मिसयूज़ किया। ये सभी को इंक्लूड किया गया है इस नावल में और वही बैकग्राउंड है इसका। सेट इन द फिक्शनल टाउन ऑफ मैकोंडो, द नॉवल स्पैन्स सेवरल जनरेशंस ऑफ द बुएंडिया फैमिली। यहाँ पे जो जगह डिस्कस किया गया है नॉवल में उसका नाम है माकोंडो, जो कि इमेजिनरी, फिक्शनल मतलब इमेजिनरी एक जगह है।
और ये सेवरल जनरेशन्स, ये कहानी सिर्फ एक जनरेशन 2 जनरेशन की नहीं है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 करते करते 7 8 जनरेशन्स की कहानी है। Marquez drew inspiration from the socio-political landscape of Latin America, combining historical events with imaginative storytelling. यहाँ पे जो भी सोशियो-पॉलिटिकल लैंडस्केप है लैटिन अमेरिका का, ठीक है, जिसे मैंने बताया आपको, पॉवर्टी, नेशनल सिक्योरिटी, वेल्थ ऑफ नेशन, इनइक्वालिटी, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट एक्सेट्रा, तो यही बेस बना के उन्होंने अपना नॉवल लिखा। और इसका सल्यूशन तभी हो पाता जब वो सुपर नेचुरल पावर को इम्प्लीमेंट करते। इसकी वजह से वो वेट कर रहे थे कि ये टॉपिक्स को इंक्लूड किया जाए। अब चलते हैं कैरेक्टर्स की ओर। यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है एक बुएंडिया फैमिली जो कि सेंटर में है, और इसी फैमिली में बहुत सारे लोग आते हैं, जन्म लेते हैं, अडॉप्ट भी होते हैं, उसके बाद में इनके ब्रांचेस फैलते भी हैं, ठीक है। और ये कैसे होता है हम लोग जानेंगे। बुएंडिया फैमिली इज द सेंट्रल टू द नरेटिव with characters like Jose Arcadio Buendia, the patriarch who founded Macondo। यहाँ पे मकोंडो फैमिली जो है उसको इस्टेब्लिश करने का श्रेय जाता है जोस अर्काडियो बुएंडिया को, ठीक है। जोस अर्काडियो बुएंडिया जो पेट्रियार्क है, इसका मतलब है मेल मेंबर्स है, मेल हेड है, ठीक है। पूरे परिवार का हेड वो भी मेल मेंबर है, जोस अर्काडियो बुएंडिया। अब चलते हैं उनकी वाइफ की ओर। इनका नाम है उर्सुला इगुआरान, उर्सुला इगुआरान, ठीक है। अब ये जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल्ड है, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो जो भी एक स्टैंड लेती है वो लॉजिकल होता है। उसके बाद में यहाँ पे हो गया ये हस्बैंड और ये वाइफ, ओके, हस्बैंड और वाइफ। यहाँ पे बहुत सारे और भी कैरेक्टर्स हैं, वो मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे देखिए ये सब कैरेक्टर्स हैं जो कि हम लोग को नॉवल में मिल जाएंगे। अब ये हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। चलिए दोस्तों, कैरेक्टर्स को अच्छे से समझ लेते हैं, और ये सभी कैरेक्टर्स को आप लोगों को माइंड में रख लेना है, क्योंकि किसी के भी बारे में पूछा जा सकता है। और यहाँ पे एक ही नाम के 2-3 कैरेक्टर्स हैं, उनका डिटेलिंग अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि यही जो कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अर्काडियो 2, 3 और फिर सिर्फ अर्काडियो, ये सब है, ठीक है। तो एक एक करके मैं बताऊँगी, आपको ध्यान देना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। जो जोस अर्काडियो बुएंडिया है वो मेल हेड है इस फैमिली के, और बुएंडिया फैमिली के। और उर्सुला, ये जो है ये दोनों पति पत्नी हैं, कज़िन है, ये कज़िन है, ठीक है इनके। और इनको पसंद आ जाती है उर्सुला, और वो शादी करने के लिए रेडी हो जाते हैं और शादी भी करते हैं। शादी करने के बाद उर्सुला को लगता है कि ये हम लोग गलत कर रहे हैं, क्योंकि इनके फैमिली मेम्बर्स रेडी नहीं थे। ये क्यों रेडी नहीं थे? इसलिए रेडी नहीं थे क्योंकि इनको एक कर्स था कि जो भी शादी करके बच्चा पैदा होगा इनका, वो उसका पूंछ होगा, पिग का, सुअर का पूंछ होगा। इसकी वजह से उर्सुला डरने लगी कि ठीक है शादी तो हो गई, लेकिन इसको मतलब कंप्लीट नहीं करेंगे, यानी कि रिलेशनशिप नहीं, फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे अपने हस्बैंड के साथ। ये सोच के उर्सुला बहुत दिन तक अपने आप को अलग रखती है। अब उर्सुला जब रेडी नहीं हुई फिजिकल रिलेशनशिप के लिए, तो जोस अर्काडियो उस वक्त तो उसको फोर्स नहीं करता शादी करने के बाद भी, और वो एक गेम खेलने के लिए चला जाता है। तो वो गेम में वो जीत जाता है और बहुत ही खुश होता है। लेकिन वहाँ पे एक इंसान आके इसको टीज़ करने लगता है, इसका मजाक उड़ाने लगता है कि ये कुछ नहीं कर सकता, ये नामर्द है, यहाँ पे जीते तो क्या हुआ, तुम शादी करके तो कुछ नहीं कर पा रहे हो, इस टाइप का कमेंट देने लगा, जिसकी वजह से ये गुस्सा आ जाता है इसको, और वो इंसान को मार देता है जो इसको टीज़ कर रहा होता है। और गुस्से में वो घर जाके उर्सुला के साथ रिलेशनशिप बनाता है। अब डर के मारे भी उर्सुला, एक तो वो कर्स जो वो सोच के रखा था उसने कि जो भी बच्चा पैदा होगा उसका पूंछ होगा
सुअर का, ये सोच के डर रही थी, लेकिन अपने हस्बैंड के सामने वो कुछ नहीं कर पाई। इसकी वजह से दोनों फिजिकली इंटीमेट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, जिस बंदे को इसने मारा था उसका नाम था प्रूडेंशियो। ऑलराइट। और मरने के बाद ये प्रूडेंशियो भूत बन गया, घोस्ट बन गया, और घोस्ट बन के ये दोनों हस्बैंड और वाइफ को सताने लगा उस जगह पे। ठीक है। और इसकी वजह से दोनों ने अपना जगह छोड़ दिया, वो जगह छोड़ के दूसरे जगह पे सेटल होने का सोचने लगे और अपना जर्नी स्टार्ट कर चुके थे। अब ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाना चाहते हैं और एक नई दुनिया बसाना चाहते हैं, और वो निकल जाते हैं कोलंबिया के लिए। जब कोलंबिया के लिए निकल जाते हैं, देखिए ये जो नेम ऑफ द प्लेस है वो अभी भी हम लोगों को मिलेगा, इसलिए हाफ रियलिस्टिक है और हाफ इमेजिनरी। ठीक है। तो कोलंबिया के लिए जब निकलते हैं तो एक जगह पे आके ये जो जोस अर्काडियो है वो रेस्ट करने के लिए सो जाता है। तो उसे सपना आता है कि एक बहुत ही अच्छी शहर है जो कि ग्लास की बनी हुई है। वो इतनी सुंदर थी कि वो सोचने लगता है कि क्यों ना जगने के बाद नींद से जब बाहर आता है तो सोचने लगता है कि ये ग्लास वाली जो दुनिया मैंने अभी अभी सपने में देखी वो क्यों ना मैं यहीं पे बनाऊं। तो वो जो पहले वाला प्लानिंग था कोलंबिया तक पहुंचने का वो कैंसिल करके अपनी वाइफ उर्सुला को कहता है कि नहीं, हम लोग यहीं रुकेंगे और एक नई दुनिया बसाएंगे। दोस्तों, जो ड्रीम में उसने ग्लास का सिटी देखा था उसका नाम था माकोंडो। तो वो माकोंडो को ढूंढने लगता है पहले। जब वो माकोंडो नहीं मिलता आसपास तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं खुद ही बना लूँ। तो ये बनाने में लग जाता है माकोंडो। और ये जगह बनाने के बाद में जोस अर्काडियो और उर्सुला, इन दोनों के दो बेटे होते हैं। एक का नाम है अर्काडियो सेकंड एंड दूसरे का नाम है ऑरेलियानो। ठीक है। अर्काडियो सेकंड एंड ऑरेलियानो। दोस्तों, ये दोनों बेटे जो हैं वो माकोंडो में ही पैदा होते हैं, और ये माकोंडो जो शहर इन्होंने बसाया है अर्काडियो और उर्सुला ने, उन उसका कनेक्शन बाहर की दुनिया से बिल्कुल भी नहीं है। इन लोगों को हर सुख सुविधा उसी जगह पे है जहाँ पे इन लोग बैठ के ये जो मकांडो है वो जगह बनाया है। तो यहाँ पे कनेक्शन के लिए एक ही चीज़ है जो कि जिप्सीज के थ्रू होता है। जिप्सीज मतलब बंजारा, जो गाते हैं, बजाते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है। वहाँ पे भी सेम रूटीन फॉलो होता है और फिर वहाँ पे कुछ पैसे कमाने के बाद फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ये बंजारों की जो टोली थी उसी की वजह से बाहर की दुनिया के साथ इनका कनेक्शन होता था, अदरवाइज ये अपनी ही दुनिया में बिजी रहते थे। दोस्तों, यहाँ पे जो जिप्सी का लीडर था उसका नाम था मैल्कियांडो। फ्रेंड्स, जो जिप्सी का हेड था उसका नाम था मेल्क्वियानो। ओके, मेल्कियांडिस, सॉरी। जो जिप्सी का हेड था उसका नाम था मेल्कियांडिस, और ये जो आर्काडियो है उसको नई नई चीज़ें ला के देता था बाहर की दुनिया से। ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है कि कॉलोनाइजेशन कैसे स्टार्ट हुआ। बाहर के जो भी इम्प्रोवाइज्ड सोफिस्टिकेटेड चीज़ें थे वो उसको इन लोगों ने, जिप्सीज़ ने, ये नए जो उर्सुला वाले किंगडम है वहाँ पे उन्होंने देना शुरू कर दिया, और इसकी वजह से उन लोग अट्रैक्ट हो गए बाहर की दुनिया में, और बाहर जो भी बेच रहे थे ये सब चीज़ उसको अपने सिटी में लाने की इजाज़त दे देते हैं। तो वो जो एक एक चीज़ें हैं वो यही रिप्रेजेंट करती है कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से नई नई चीज़ें बन के आई जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ ईजी हुआ। इसकी वजह से पॉजिटिव चीज़ें भी, लाइक पॉजिटिव रिजल्ट्स भी हमको देखने को मिले और नेगेटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिले। हम लोग दूसरे के ऊपर आश्रित हो गए। ठीक है। और यही चीज़ हम लोगों को यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखाया जा रहा है, जैसे मैग्नेट, और जैसे जो मॉडर्न चीज़ें हैं, कुछ भी हो वो सब चीज़ ये मेल्कांडिस ला के देता था जोस
अर्काडियो को। इसकी वजह से ये सिटी में बाहर लोगों का एंट्रेंस हुआ। यहाँ पे और जो फैसिनेटिंग चीज़ें थे वो थे मैजिकल कारपेट, उड़ने वाला कारपेट, मैग्नीफाइंग ग्लास एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें देख के जोस अर्काडियो जो है वो फैसिनेटेड हो जाता है और दूसरे जो कॉलोनाइजर्स हैं उनको मौका दे देता है अपने स्टेट में आने का। यहाँ तक थी पेरेंट्स की कहानी। अब बच्चों पे चलते हैं। ये दो जो लड़के हैं वो इनके बेटे हैं, उर्सला और जोस अर्काडियो के। और अर्काडियो सेकंड जो है, अर्काडियो सेकंड यहाँ पे नंबर 2 लगाया हुआ है। अर्काडियो सेकंड जो है वो पिलर टर्नेरा के प्यार में नहीं बोलूँगी, वो लस्ट था जिसमें पड़ जाता है और ये फिज़िकली अटैच्ड हो जाता है पिलर से। और पिलर क्या है, ये एक फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाली लेडी है, लड़की है, ठीक है। तो इसके साथ में ये जब सेक्सुअल रिलेशनशिप में आता है तो ये प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन अर्काडियो सेकंड जो था वो इसे शादी करने के लिए रेडी नहीं था। अब कॉम्प्लिकेशंस यहीं से शुरू हो जाती है। अब स्टोरी में हमको देखने को मिलता है कि जो इसने गलत काम किया था, इसको फेक होप देख के इसको प्रेग्नेंट करके वो भाग गया था। अर्काडियो 2 भाग गया जिप्सीज के साथ, ठीक है, उनके ग्रुप में मिलके ये उस दुनिया से बाहर चला गया। जाने के बाद में उसकी मम्मी परेशान हो गई और उर्सला भी इसके खोज में अर्काडियो सेकंड के पीछे चली जाती है ढूंढने के लिए कि मेरा बेटा कहाँ गया, जो कि यूजुअली मदर के साथ होता है, चिंतित रहते हैं अपने बच्चों के लिए, तो उसके पीछे वो चली जाती। कुछ महीने बाद जब उर्सला को कोई रिजल्ट नहीं पता चलता, उसके बच्चे उसका जो बेटा गया था वो नहीं मिलता, तो वो वापस आ जाती है। और वापस आने के बाद में वो ये देखती है कि पिलर टर्नेरा जो है वो बच्चे को जन्म दे चुकी है और किसी को पता नहीं है कि वो बच्चा किसका है, ठीक है। इवन उर्सला को पता नहीं, इवन अर्काडियो को बताया नहीं गया था कि ये किसका बच्चा है। सिर्फ पिलर को पता था कि ये इसका बाप कौन है। तो ये बच्चा जन्मती है और वो बच्चा जो था उसको इस फैमिली को देके चली जाती है, ठीक है। इस फैमिली को ये जो बच्चा था वो देके चली जाती है। इस फैमिली को नहीं पता कि ये उन्हीं का बच्चा है, उन्हीं के बेटे मतलब पोता है, ठीक है। तो वो रख लेते हैं बेटे को। पिलर ने इसका नाम अर्काडियो रखा क्योंकि ये अर्काडियो का बेटा था, अर्काडियो 2 का बेटा था, इसकी वजह से इसका नाम रख दिया गया अर्काडियो। अब अर्काडियो हम लोग 1 भी इसको बोल सकते हैं, या फिर अगर 1 नहीं भी लगाते हैं तो ये हो गया इसका पिलर का बेटा। इतना दिमाग में रखिएगा आप लोग। अर्काडियो 1 बच्चा है, उसका पिताजी का नंबर है 2 और यहाँ पे 3 भी है, इसके बारे में बाद में बताऊँगी। तो यहाँ पे ये बच्चे को घर मिल गया। अब चलते हैं बेटियों के पास। ये जो रिबेका है और अमरांता है, ये इस फैमिली की बेटी है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कि अमरांता जो है वो ये मतलब बायोलॉजिकल बेटी है और रिबेका जो है वो अडॉप्टेड है, ठीक है। तो 2 बेटियां जो है वो रिबेका और अमरांता, ये फैमिली की 2 बेटियां हैं। एक उन्हीं के परिवार से है और एक को अडॉप्ट किया गया है। फ्रेंड्स, अब होता क्या है कि इस शहर में प्लेग जो बीमारी है वो फैल जाती है। प्लेग जो कि चूहे से स्प्रेड होती है वो फैल जाती है। और उसकी फ्रेंड्स इसके बाद में कहानी में आगे चलते हैं हम लोग। अब ये जो रिबेका है वो प्लेग की वजह से मेमोरी कम हो जाती है इसकी, और धीरे करके ये सभी को इफ़ेक्ट कर रहा था। तो जोस अर्काडियो भी इससे परेशान रहने लगता है और वो चाहता है कि ये बीमारी जो है वो अपने जो सिटी है, अपना जो दुनिया बसाया है उसने, वहाँ से बाहर निकल जाए। लेकिन होता ऐसा नहीं है। वो क्या हो जाता है, वो पागल हो जाता है और लैटिन बोलने लगता है, ठीक है, लैटिन बोलने लगता है। इसका मतलब ये जो नॉवल है वो इमेजिनरी भी है, तो हमको समझना पड़ेगा कि अपना लैंग्वेज छोड़ के जब कोई लैटिन बोलने लगे तो समझना चाहिए कि वो अपनी आइडेंटिटी को दांव पे रख रहा है। वो अपना भाषा को भूलने का मतलब है अपनी आइडेंटिटी को भूलना।
तो यहाँ पे दिखाया गया है कि जो बाहर के उस वक्त यूरोप में, अमेरिका में, अफ्रीका में जो भी चेंजेस हो रहे थे, उससे आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा हो रहा था। लोग बाहर वाले चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे और अपना इंडिजिनस जो भी चीज़ें हैं, चाहे खाने वाले, लगाने वाले, या फिर जो भी उन्होंने बनाया वो हो, या फिर कुछ और, उनको अपना चीज़ से ज़्यादा बाहर वालों का ज़्यादा पसंद आता था। इसकी वजह से यहाँ पे सिंबॉलिक वे में दिखाया गया है कि जो हेड था इस पूरे फैमिली का, पूरे जो शहर बसाने वाले का, वो पागल हो जाता है और लैटिन बोलने लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, जब ये पागल हो जाता है और लैटिन बोलने लगता है तो लोग परेशान हो जाते हैं, इवन फैमिली मेम्बर परेशान हो जाते हैं, और उसको पेड़ से उल्टा लटका के रख दिया जाता है जब तक कि वो मर नहीं जाता। दोस्तों, यहाँ पे अब चलते हैं दूसरे बेटे की ओर, जिसका नाम है ऑरेलियानो। अब ये बेटा भी पिलर के साथ में रिलेशनशिप में आ जाता है। ये पिलर कौन है? मैंने पहले ही बताया था कि ये फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकती है, वो लड़की है, और इसका मिसयूज़ इसके दूसरे भाई ने ऑलरेडी कर लिया है, और बच्चा भी पैदा होके इसी फैमिली में, ये जो अर्काडियो है वो इस फैमिली में रह रहा है। ठीक है, किसी को पता नहीं इसका बाप कौन है। अब इसी का भाई ऑरेलियानो इसका मिसयूज़ करता है और शादी नहीं करता फिर से इसका भाई भी, और इसको ऐसे ही छोड़ के ये रेमेडियोस, एक लड़की थी जिसके साथ वो शादी कर लेता है, रिलेशनशिप बनाता है पिलर के साथ और शादी करता है रेमेडियोस के साथ। अब चलते हैं इस फैमिली की बेटियों की ओर, अमरांता और रिबेका। ये दोनों जो लड़कियां थी, एक तो अडॉप्टेड थी, ये दोनों को प्यार हो जाता है एक इटालियन लड़के से जिसका नाम था पेट्रो क्रेस्पी। ठीक है, नाम याद रखिएगा, बहुत सारे नाम हैं, कन्फ्यूजन मत होइएगा। यहाँ पे है इटालियन लड़के का नाम पिएट्रो क्रेस्पी, और ये लड़का सिर्फ रिबेका को पसंद करता था और अमरांता को पसंद नहीं करता था। लेकिन अमरांता चाहती थी कि इसके साथ में शादी करे। इसकी वजह से चुपके से रिबेका और ये जो इटालियन लड़का था पिएट्रो क्रेस्पी, वो शादी कर लेते हैं, और शादी करने के बाद में एंगेजमेंट कर लेते हैं, और अमरांता चाहती है कि इनका एंगेजमेंट टूट जाए। इसकी वजह से वो भरपूर कोशिश करती है लेकिन नहीं जुदा कर पाती। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग को समझना है कि जो ऑरेलियानो रेमेडियोस के साथ में शादी कर लिया था, ठीक है, अब क्या होता है कि ये लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, शादी हो गया, ये प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन जब बच्चे को जन्म देती है तो इसका डेथ हो जाता है, वो मर जाती है। तो मरने के बाद में क्या होता है, चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पहले भाग गया था लड़का अर्काडियो सेकंड, ये वापस आ जाता है, और वापस आने के बाद में रिबेका के साथ वो शादी कर लेता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात आपको अटपटा लगेगा, क्योंकि अर्काडियो 2 और ऑरेलियानो, रिबेका और अमरांता एक ही फैमिली के बच्चे थे, ये दोनों लड़के और ये दोनों लड़कियाँ। ठीक है, अडॉप्टेड भी हो, फिर भी जब घर में बहन के तौर पे आई है, रही है, तो इसको शादी करने का कोई लॉजिक नहीं बनता, लेकिन अर्काडियो इसके साथ शादी करता है, और यही दिखाया गया है कि मॉडर्न जो एज है उसमें ना ही कोई मोरालिटी रह गई है और ना ही कोई एथिक्स। इसकी वजह से कोई कहीं पे भी जो ज़रूरत हो वो पूरा करने के लिए ये हवस ही बोलेंगे, क्योंकि हमेशा ये उसी के चक्कर में रहता था। तो ये बहुत ही गलत ट्रेट जो है वो लोगों में फैल रही है मॉडर्नाइजेशन की वजह से। अब ये जो इटालियन लड़का था, उसकी फियांसे है, वो तो ये ले गया, उसका खुद का भाई शादी करके ले गया, तो पिएट्रो ये इसको सह नहीं सकता, ऑलराइट,
और वो अपनी जान दे देता है, वो मर जाता है। फ्रेंड्स, ऑरेलियानो एक पॉलिटिकल लीडर बन गया था इस वक्त तक, और अपने नाम के आगे कर्नल भी लगा लिया था। कर्नल ये ट्रेनिंग के थ्रू नहीं मिला उसको टाइटल, लेकिन वो सिविल वॉर में अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो दिया था। इसकी वजह से इसको खुद ने लगा लिया कर्नल इसके नाम से, और लोग भी सोचने लगे कि ये आर्मी ऑफिसर है। इसकी वजह से इसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलने लगा, ज़्यादा बेनिफिट मिलने लगा। फ्रेंड्स, जब ये ऑरेलियानो लीडर बन गया था तो जितने भी जगहों पे वो लेक्चर देने जाता था इंस्पिरेशन के लिए, तो वहाँ पे कोई ना कोई लड़की इसके जाल में फंस जाती थी, और हर किसी के साथ इसने रिलेशन बनाया, और 17 बच्चों को 17 बच्चों को जन्म दिया इसके उन लड़कियों ने जिसके साथ इसका अफेयर हो गया था। ठीक है, इसने पिलर के साथ तो रिलेशन बनाया ही था, लेकिन अब अलग से जो लेडीज थी उनसे 17 बच्चे इसके हुए, और सभी का नाम इसने क्या कर दिया, ऑरेलियानो रख दिया। ठीक है, यहाँ पे है इसका डिटेल्स, ये 17 ऑरेलियानोस। ठीक है, ये कौन थे, इसके बच्चे थे। ऑलराइट फ्रेंड्स, यहाँ पे देखने को मिलता है कि ऑरेलियानो सिविल वॉर में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व था, और जिसकी वजह से उसकी जान भी जाने वाली थी, लेकिन उसका ब्रदर अर्काडियो सेकंड जो कि भाग गया था, वो वापस आके इसको बचा लेता है। फ्रेंड्स, ये अर्काडियो पे आते हैं अब। अर्काडियो जो कि पिलर और अर्काडियो टू का लड़का था, बेटा था। ठीक है, अब ये क्या करता है कि सांता सोफिया नाम के एक लड़की से शादी कर लेता है, सांता सोफिया। ठीक है, तो इसे शादी करने के बाद क्या होता है, चलिए जानते हैं। अर्काडियो एक वॉर में वो मर जाता है, और उसकी जो सांता सोफिया थी वो 3 बच्चों को जन्म देके मर जाती है। फ्रेंड्स, जिस तरीके से अर्काडियो ने पिलर को शादी का धोखा देके छोड़ दिया था, उसी तरह अर्काडियो ने भी फर्डिनांडा के साथ में शादी किया, लेकिन अफेयर किया था रेमेडियोस के साथ। ठीक है, रेमेडियोस मतलब यहाँ पे एक है वो अलग है, ये जो नाम है वो दूसरे इंसान के हैं। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे डबल कैरेक्टर्स है, इवन ट्रिपल कैरेक्टर्स भी हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अर्काडियो जो कि बनाना फैक्ट्री में काम करता था, वो अभी रेमेडियोस के साथ में अफेयर किया, और फर्डिनांडा के साथ में फाइनली शादी किया। इसका कोई रूल नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही क्लियरली समझ लीजिए कि जो बच्चा हुआ था अर्काडियो और पिलर के थ्रू, उसका नाम था अर्काडियो। ठीक है, अब अर्काडियो जब अफेयर में पड़ता है सांता सोफिया नाम की लड़की के साथ, सांता सोफिया, तो ये 3 बच्चों को जन्म देती है, और 3 बच्चे का नाम भी वही रखती है जो कि उनके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का था, जिसका नाम है रेमेडियोस ऑरेलियानो अर्काडियो। ठीक है, रेमेडियोस यहाँ पे जो नाम है वही है, ये नहीं है। ठीक है, ये दूसरा जो नया बच्चा पैदा हुआ उसका नाम सिमिलर रखा, रेमेडियोस। यहाँ पे लिखा हुआ है रेमेडियोस ऑरेलियानो और अर्काडियो। ठीक है, अर्काडियो, और ये तीनों जो है अर्काडियो, सॉरी यहाँ पे है इसका अर्काडियो, ऑरेलियानो और रेमेडियोस, ये 3 बच्चे पैदा होते हैं सांता सोफिया के थ्रू, और जेनरेशन आगे बढ़ती है। फ्रेंड्स, ये जो अर्काडियो पैदा हुआ था सांता सोफिया के थ्रू, ये अर्काडियो एक बनाना फैक्ट्री में काम करता था, और वहाँ पे कुछ कन्फ्लिक्ट की वजह से 3000 वर्कर्स को मशीन गन से
मार दिया गया था और किसी तरह अर्काडियो बच के वहाँ से निकल गया। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो ऑरेलियानो था उसने शादी किया पेट्रा कोट्स के साथ। ठीक है, पेट्रा कोट्स के साथ में अफेयर था इन दोनों का, लेकिन शादी किया फर्डिनांडा के साथ। तो हर जगह हम लोग को कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा यहाँ पे, और बहुत ही मतलब अनमैनेजेबल सिचुएशन है इस नॉवल में इस जगह पे, तो प्लीज़ फोकस कीजिए अच्छे से। फ्रेंड्स, ये सब होने के बाद फर्नांडा और ऑरेलियानो को 3 बच्चे होते हैं। फ्रेंड्स, जो फर्डिनांडा थी इसके भी 3 बच्चे हो गए, और 3 बच्चे का नाम था मीम। फर्स्ट का नाम था मीम, दूसरे का नाम था अमरांता उर्सुला, और लास्ट का नाम था अर्काडियो थर्ड। फ्रेंड्स, यहाँ तक हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग समझ रहे हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ने के वक्त हम लोग को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील होगा, क्योंकि जो मीम थी वो बच्चे पैदा करके मर जाती है। एक और ऑरेलियानो को पैदा करके मीम जो है वो मर जाती है, और मरने के बाद ये ऑरेलियानो जो है वो रिलेशनशिप में आ जाता है अमरांता उर्सुला के। ठीक है, ऐसे तो रिलेशनशिप में देखा जाए तो ये मौसी लगेगी इसकी। ठीक है, लेकिन अब नॉवल में दिखाया गया है कि ऑरेलियानो और अमरांता उर्सुला शादी कर लेते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं। ठीक है, तो ये इमोरल है, ये गलत है, लेकिन फिर भी नॉवलिस्ट ने लिखा है तो वो देखना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, अमरांता उर्सुला और ऑरेलियानो ये तो मौसी और बेटे का रिलेशनशिप होता था, लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं देखा और शादी कर लिया। शादी करने के बाद में जो अमरांता उर्सुला प्रेग्नेंट हुई, उसका बच्चा जो हुआ वो पिग का पूंछ लेके पैदा हुआ। ठीक है, पिग का पूंछ लेके पैदा हुआ। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि अमरंता के मतलब डेथ होने के बाद में जो ये पिग पैदा हुआ था, पूंछ वाला बच्चा, वो इसको लाल चींटियाँ रेड एंट्स खा जाती है, रेड एंट्स खा जाती है और इसका डेथ हो जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, एक बार क्विकली रिवाइज कर देती हूँ मैं। ये पेरेंट्स है, इनके 2 बच्चे और ये दोनों बच्चे। ठीक है, और यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये जो रेपिटेशन है, अर्काडियो का रेपिटेशन है वो है 1, अर्काडियो, अर्काडियो 2, अर्काडियो, मतलब 3 बच्चों में। ठीक है, उसके बाद में ऑरेलियानो भी रिपीट हुआ है बहुत जगह, 17 ऑरेलियानोज है। इसकी वजह से कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन चिंता मत कीजिए, जितने भी ऑरेलियानोज बाद में मेंशन किए गए हैं वो बच्चे हैं, और ऑरेलियानो स्टार्टिंग में जो मेंशन किया वो फादर हैं। ठीक है, तो ये जो लड़की है जिसको मिसयूज़ करते हैं दोनों लड़के, और ये मीम जो है वो बच्चे का बच्चा है। ये सांता के जो 3 बच्चे हुए थे उसमें से एक है मीम। अमरांता और अर्काडियो की मम्मी है सोफिया। ठीक है, अब ऐसे ही चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं कि आगे क्या दिखाया गया है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो रिपीट हो रही है नाम, ठीक है, बहुत बार रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब यही है कि जो मिस्टेक हमारे पूर्वजों ने किया, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, उन लोगों ने मिस्टेक किया, वही मिस्टेक हम लोग भी दोहरा रहे हैं, और इसको अवॉइड करना है। जो रिपीटेशन हो रहा है वो सेम मिस्टेक आगे के जनरेशन्स में भी जा रहा है, उसको स्टॉप करना है। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है, जो कि आगे आने वाले सिचुएशन से उसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं थीम की ओर। थीम में पता चलता है कि जो पर्सनल और कलेक्टिव एक्सपीरियंस है इंसान का, वो दोनों ही
तरीके से एक माहौल खोजता है, एक सोसाइटी खोजता है, लेकिन जब वो नहीं मिलता वो अकेले हो जाता है। और अकेले में खुद का डिसीजन कभी बहुत भी अच्छा हो सकता है और कभी बहुत गलत भी हो सकता है। तो ये जो ड्रॉबैक्स हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें हैं, वो डिस्कस किया गया है इसमें। नेक्स्ट, द नोवेल पोर्ट्रेज हाउ द कैरेक्टर डिस्पाइज despite their interconnectedness, often grapple with a sense of isolation and unfulfilled desires. यहाँ पे देखना है कि लोगों के पास बहुत कुछ है, सब कुछ है, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ छूटा हुआ है, इसकी वजह से लोग परेशान हैं। The cyclical repetition of event underscores the idea that history is destined to repeat itself. यहाँ पे देखिए, जो पेरेंट्स थे उन्होंने गलती किया था और वही गलती अपकमिंग जनरेशन ने भी किया, और वो गलती कभी एंड ही नहीं हुई। तो ये जो गलतियां हो रही है उसको नहीं करना है, उसको अवॉइड करना है। क्रिएटिंग अ पोइग्नेंट कमेंटरी ऑन द ह्यूमन एक्सपीरियंसेस एंड इनस्केपेबल पैटर्न ऑफ एग्जिस्टेंस। यहाँ पे क्या है कि जो हम लोग कर्म करते हैं उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर पेरेंट्स अपने कर्म का फल नहीं ले पाए तो वो बच्चों में भी शिफ्ट होता है। तो वही देखने को मिलता है हम लोगों को कि जो पेरेंट्स थे वो हाफ काम तो करके चले गए, लेकिन फिर इसको कंप्लीट करने में बहुत परेशानी हुई बच्चों को। नेक्स्ट, थ्रू रिच सिंबलिज्म तो हर जगह है। टैटू मॉडर्न सिंबल ऑफ मॉडर्निज्म, उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस की कुछ बातें हो रही है जैसे डेवलपमेंट, मॉडर्निटी एक्सेट्रा, वो सब इंडस्ट्रियलाइजेशन का है, सिंबल है, ठीक है। और पिग जो है, जो बच्चा पैदा होता है उसको रेड एंट खा जाता है, वो है कि नर्क में आदमी पहुंच जाता है, मतलब इतनी डाउन हो जाती है उनकी लाइफस्टाइल जिसकी वजह से उन लोग पिग की तरह भी हो जाते हैं, मतलब एनिमल इंस्टिंक्ट राइज हो जाता है उनके हार्ट में और वो ह्यूमन बीइंग नहीं रहते। सिंबल्स बहुत सारे हैं। इवोकेटिव प्रोस, मार्कस वीव्स अ टेल दैट ट्रांसेंड्स टाइम, offering a profound exploration of life's complexities and the enduring legacy of the Buenda family in Macondo। यहाँ पे दिखाया गया है कि जितने नेचर्स ने नियम बनाए हैं वो सभी नियम हम लोगों को फॉलो करना है, और जहाँ पे इधर उधर हो जाता है तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि नेचर में जो भी चल रहा है वो चलने देना चाहिए, उसके अगेंस्ट में कोई काम नहीं करना चाहिए। तो अगर कुछ करते हैं कोई तो दिक्कत आती है। फ्रेंड्स, आई होप ये जो कॉम्प्लिकेटेड नॉवल का समरी था वो आप लोगों को समझ में आ गया। अब मैं चाहती हूँ कि जो भी कॉम्प्लिकेशंस है वो आप लोग कमेंट में भेजें ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूँ। ऑल द बेस्ट आप सभी को और हैप्पी न्यू ईयर। नए साल में नए रूटीन बनाइए और उसको फॉलो करके सक्सेस की ओर अग्रसर होइए। थैंक यू सो मच।